हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। तो आज मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मुझ पे ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए। आशा करती हूँ आगे भी आप मेरे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। तो वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही मेरे साथ आगे की वीडियोज़ में और मेरे सफ़र में बने रहिए। तो आज हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम। इस ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम में यानी इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ड्यूट्रॉन क्या होता है, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो गेट और जेस्ट और नेट में जो रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं उनको हम देखेंगे। ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम पढ़ने के बाद ये 2 क्लासेस का चैप्टर है, तो इन 2 क्लासेस में हम ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम फिनिश कर लेंगे। ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम के बाद हम रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, वो हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का इसका लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाला हुआ है कि जैसे ही मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं अपना गेट सीरीज स्टार्ट करूंगी, जिसमें हम गेट 2000 से लेके गेट 2024 तक के पीवाईक्यूज करेंगे। तो एज आई प्रोमिस्ड, मुझे अपना प्रॉमिस निभाना होगा। तो रेडियो एक्टिविटी जो लास्ट टॉपिक रहेगा न्यूक्लियर फिजिक्स का, उसके जस्ट बाद हम स्टार्ट करेंगे गेट के पीवाईक्यूज। तो बने रहिए मेरे साथ न्यूक्लियर फिजिक्स की इस लेक्चर सीरीज में। तो अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम। तो ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम में बेसिकली आज हम पढ़ेंगे ड्यूट्रॉन क्या होता है, ठीक है, क्या इसकी बाउंड स्टेट होती है, इसके अंदर क्या इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है, क्या इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इसका वेव फंक्शन जो है, ठीक है, वो सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और फिर कल हम देख लेंगे इसके असाइनमेंट्स के प्रॉब्लम और जो इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर हमें थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई, इसकी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में लिखवा दूंगी। जैसे आज हम थ्योरी पढ़ लेंगे, कल इसकी एक टेबल बना लेंगे, ताकि हम जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली हम वो टेबल लर्न हो तो हम उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ड्यूट्रॉन क्या होता है, व्हाट इज ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन क्या होता है वो देखते हैं। हाइड्रोजन का एक हैवियर आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम क्या होता है, 1H2, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। अब ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, एक न्यूक्लियस, ठीक है। ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस, यानी एक ही न्यूट्रॉन और एक ही प्रोटॉन, ठीक है। ये हमारा ड्यूटेरियम है 1H2। अब ड्यूटेरियम का ये क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन होता है प्लस एक इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम हमने क्या बोला, हाइड्रोजन का ये हैवियर आइसोटोप है, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1H2, इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। अब ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में हमारे पास एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं, ड्यूट्रॉन बोलते हैं। तो ड्यूट्रॉन की डेफिनेशन क्या हो गई, ड्यूट्रॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम विच कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन होगी, ड्यूट्रॉन की। अगर आपसे पूछे कि ड्यूट्रॉन क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, ड्यूटेरियम का ये न्यूक्लियस होता है विच कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। अब ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि ड्यूट्रॉन क्या होता है। तो जैसे हम किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन इंटरेक्शन जब स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक सबसे सिंपलेस्ट केस लेके चलना होता है एज ए रेफरेंस, ठीक है। तो वो सबसे सिंपलेस्ट केस कौन सा है, हमारा ड्यूट्रॉन है, ठीक है। ताकि हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजों के लिए इसके लिए जनरलाइज कर सके, कुछ चीजें इसके लिए जनरलाइज कर सके। तो वो जो सबसे सिंपलेस्ट केस है वो कौन सा है, वो ड्यूट्रॉन है, ठीक है। अब ड्यूट्रॉन क्या होता है, एक सबसे सिंपलेस्ट बाउंड स्टेट सिस्टम होता है, ठीक है। बाउंड स्टेट सिस्टम कैसे है हम आगे पढ़ेंगे। इस बाउंड स्टेट सिस्टम के लिए हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे, और इसके जो क्वाड्रोपोल मोमेंट है वो देखेंगे, उसकी कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो हम अभी देखेंगे इसकी बेसिक्स प्रॉपर्टीज के अंदर। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हो गया, व्हाट इज ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन हम क्या बोलेंगे, ये हाइड्रोजन का है जो हैवीएस्ट आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, ठीक है। उसी का ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्यूटेरियम। अब हम देखते हैं इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसके लिए, ठीक है। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं।
डेफिनेशन लिखी है मैंने, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम विच कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि ड्यूट्रॉन क्या है, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट बाउंड स्टेट सिस्टम। ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट बाउंड स्टेट सिस्टम है। क्यों है सिंपलेस्ट, क्योंकि इसके जब हम स्टडी करते हैं तो हमें इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस करना नहीं पड़ता इसके एक्सपेरिमेंटली, इसके जब डाटा लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट बाउंड स्टेट सिस्टम है। इसके अंदर एक ही प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन है, तो इसके बारे में स्टडी करना हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं था, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, सबसे सिंपलेस्ट बाउंड स्टेट सिस्टम, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूलाज और जो जनरलाइज करेंगे हम एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली, तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आगे की कॉम्प्लिकेटेड चीजों के लिए इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म दे सकें, ठीक है। अब देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है इसकी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो जब न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म की गई तो एक्सपेरिमेंटली इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी पाई गई, बाइंडिंग एनर्जी हमें इसकी मिली 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये तो आप देख सकते हैं कि कम है, किसके कंपेयर में, Fe56 के कंपैरिजन में ना। क्यों है, क्योंकि हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी के क्रम में सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी आती है, Fe56 की। कितनी होती है वो, 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, इसकी तो काफी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा होती है बाइंडिंग एनर्जी कर्व में। आपने देखा होगा कर्व जो है सैचुरेट हो जाता है इसके बाद, ठीक है। तो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी हमें इसकी मिलती है। अब एक्सपेरिमेंटली जब न्यूक्लियर रिएक्शंस देखी गई, परफॉर्म की गई, तो हमें ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी मिली, 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन मिली, ठीक है। अब इसके साथ आप इसको कंपेयर करोगे, ये तो बहुत कम है, ठीक है, तो बहुत कम है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला कि ये वीकली बाउंड स्टेट सिस्टम होगा, ठीक है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, दिस इज द वीकली बाउंड स्टेट सिस्टम, इट इज कॉल्ड वीकली बाउंड स्टेट सिस्टम, ठीक है। अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होने के बाद भी ड्यूट्रॉन क्या है, एक स्टेबल न्यूक्लियाई है। ऐसा नहीं है कि ड्यूट्रॉन को स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में डिके होना पड़ेगा या न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में डिके होना पड़ेगा। तो ये ड्यूट्रॉन क्या है, एक स्टेबल न्यूक्लियाई है, इसको डिके नहीं होना है किसी में, ये ऑलरेडी एक स्टेबल न्यूक्लियाई है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, खास बात क्या है ध्यान रखने के लिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, हमें कुछ ऑप्शंस गिवन रहते हैं, उसमें हमें क्या पूछता है कि ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। तो ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, दिस इज द नॉट थ्योरेटिकली, ठीक है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म्ड वैल्यू है इसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो आप इससे कंपेयर करो तो ये क्या है, बहुत कम आती है। तो बाइंडिंग एनर्जी कम होने के बाद स्टेबिलिटी हमने देखी थी कि कम होती है। अगर बाइंडिंग एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी उसकी क्या होती है, कम होती है। लेकिन वो किसके लिए होती है ये चीजें, आपने उस टाइम भी मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे मास नंबर आप बढ़ाते जाते हैं, हैवियर एटॉमिक मासेस के लिए क्या होता है, जो बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा होती है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अगर बाइंडिंग एनर्जी किसी की कम है तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन ये तो क्या है, जब आप बाइंडिंग एनर्जी का कर्व देखते हैं तो यहाँ पे 3 पीक्स आती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कुछ होता है ना, 1s2 इसके जो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, तो ये क्या करता है, इसका इनिशियल वैल्यू है एटॉमिक मास की इंक्रीज हो रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये जो वैल्यू है, ये लाइटर मास, मैंने आपके 3 रीजन बताए थे ना, ये सैचुरेशन वाला रीजन, फिर ये हैवियर मासेस के लिए रीजन। तो ये क्या है, इस कर्व का इनिशियल फेज है, यानी ए जो है वो लेस देन 20 है। अब ए लेस देन 20 जब होता है उस टाइम बाइंडिंग एनर्जी इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसी के साथ इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो इस केस में तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी स्टेबिलिटी के, ये तो हम यहाँ बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम इसका जो मास बढ़ाते हैं, यानी हायर मासेस के लिए ये एप्लीकेबल होता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी स्टेबिलिटी की। हमने कर्व में पढ़ा था कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व है, ये अगर इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है उसी के साथ में इसकी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये फॉर हैवियर रीजन,
ये हैवियर रीजन के लिए था। लेकिन यहाँ पे तो कर्व का इनिशियल स्टार्टिंग फेज है, यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने की कोशिश करती है ना, फिर इस रीजन में आके इस पॉइंट पे Fe56 पे ये क्या है, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी को शो करता है ये कर्व, जो कि कितनी होती है हमारी 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है लेकिन फिर भी क्या है, स्टेबल न्यूक्लियाई है। स्टेबल न्यूक्लियाई इसीलिए है क्योंकि A<20 वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि बाइंडिंग एनर्जी अगर कम है तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो, कम हो। ये तो किसके लिए है, फॉर हैवियर रीजन। हैवियर रीजन कौन सा, कि जैसे ये जो एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं ना यहाँ से, उसके लिए। तो यहाँ पे तो कर्व का इनिशियल फेज है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि ये स्टेबल है और ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी टेंड्स टू इंक्रीजिंग हो रही है, मतलब इंक्रीजिंग मोड में है इसकी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको बोला है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन ये फिर भी क्या है, एक स्टेबल न्यूक्लियाई है, ठीक है। स्टेबल इसलिए भी है क्योंकि इसका मास नंबर कम है, मास नंबर कम है <20 वालों के लिए, ठीक है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बढ़ने की कोशिश करता है और अपने आप को क्या कर रहता है, एक टाइम के लिए ये यहाँ पे क्या रहता है, स्टेबल होता है। तो इसका मास तो हम जानते हैं न्यूट्रॉन का कम ही है, इसीलिए तो ये सिंपलेस्ट बाउंड स्टेट सिस्टम है, ठीक है। और इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये वीकली बाउंड स्टेट सिस्टम है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इट इज द स्टेबल न्यूक्लियाई, इट इज स्टेबल न्यूक्लियाई। स्टेबल न्यूक्लियाई है इसीलिए इसको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में डिके होने की जरूरत नहीं है और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में डिके होने की नीड नहीं है। तो इसकी ये बाइंडिंग एनर्जी, पहला हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी। अब आपको क्या याद रखना है एग्जामिनेशन पर्पज से, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इसमें, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता है। इस चैप्टर से आपका कंप्लीट है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनेगा। पहला है इसकी पहली प्रॉपर्टी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो कि कितनी होती है, 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक्सपेरिमेंटली है वैल्यू, ठीक है। फिर ये इसको हमने क्या बोला कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसके बावजूद भी ये न्यूट्रॉन क्या है, स्टेबल न्यूक्लियाई है, इसको किसी के अंदर डिके होने की नीड नहीं है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। ऑलरेडी स्टेबल क्यों है, ये सिंपलेस्ट बाउंड स्टेट सिस्टम है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, तो इट इज अ स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है प्रॉपर्टी वो कौन सी है, क्वाड्रोपोल मूवमेंट। क्वाड्रोपोल मूवमेंट, आप ये प्रॉपर्टी 1 बाय 1 लिखते जाइए। मैं इसको कंप्लीटली थ्योरी में नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि आपके पास ये नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, ये एमएससी का टॉपिक है, तो मैं उन मेन चीज़ों को जो आपके पास नोट्स हैं ऑलरेडी उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ ब्रीफली। तो मैं ये जो शॉर्ट्स फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, कंप्लीट थ्योरी मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स है जिनको आपको समझने की ज़रूरत है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो बाइंडिंग एनर्जी हमने पढ़ ली न्यूट्रॉन की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या आती है, क्वाड्रोपोल मूवमेंट। तो क्वाड्रोपोल मूवमेंट आपको पता होगा क्या बताता है, ये न्यूक्लियस की शेप एंड स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस किस शेप का होगा वो बताता है। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस है उसको स्फेरिकली सिमेट्रिक माना था, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्रिक माना था, तो यानी न्यूक्लियस की जो शेप है उसको स्फेरिकल माना था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे वो तो किसके लिए माना था उसने, लाइटर मास न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। लेकिन कर्व में आप देखेंगे जैसे जैसे मास बढ़ता है न्यूक्लियस की जो साइज है वो भी बढ़ती जाती है, ठीक है। अब न्यूक्लियस की साइज बढ़ेगी तो उसका जो शेप है वो स्फेरिकल ना होके कुछ और वैल्यूज लेने की कोशिश करने लग जाता है, ठीक है। और वैल्यूज वजह से स्फेरिकल से थोड़ी सी अलग हो सकती है, वो प्रोलेट भी हो सकती है, वो ओबलेट भी हो सकती है, ठीक है। यानी उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल ना होके वो कुछ और डिफरेंट शेप को वो अचीव करने लगता है जैसे जैसे उसका मास बढ़ जाता है। यानी उसकी जो न्यूक्लियर रेडियस है वो भी फिक्स नहीं रहती है। रदरफोर्ड ने तो उसकी न्यूक्लियर रेडियस को भी फिक्स माना था, ठीक है, क्योंकि वो स्फेरिकल था, स्फेरिकल एज्यूम किया था ना, ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। तो वहां से उसने न्यूक्लियर रेडियस भी निकाल दी थी, जो कि कितनी बता दी थी, R=R0 A⁴ उसने बताया था कि जो रेडियस है वो कैसे मास के ऊपर डायरेक्टली 1/3 पावर पे डिपेंड करती है। वो कैसे आई थी, जब न्यूक्लियस को हमने स्फेरिकली शेप्ड माना था। लेकिन क्वाड्रोपोल मूवमेंट
कैसे आया ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि जैसे जैसे कर्व में मास नंबर बढ़ने लगा तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी कम होने लगी, और न्यूक्लियस जो है वो शेप स्फेरिकली सिमेट्रिक ना लेके उसकी जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही थी। तो इसलिए जो न्यूक्लियर रेडियस है वो भी फिक्स कहाँ रही फिर, ठीक है। तो उसके लिए तो न्यूक्लियर रेडियस हम डिटरमाइन कर ही नहीं पाए ना हायर एटॉमिक मासेस के लिए, क्योंकि उसका जो साइज है वो बढ़ने लग जाता है, और साइड बढ़ने के साथ उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल ना होके कुछ यानी ओब्लेट भी हो जाती है, प्रोलेट भी हो जाती है। तो वो सब जो शेप कौन डिटरमाइन करता है? ये क्वाड्रोपोल मूवमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रोपोल मूवमेंट। ये क्या है? बेसिकली एक यूनिट है न्यूक्लियस की शेप को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये क्या बताता है? न्यूक्लियस की शेप। अब इसमें क्वाड्रोपोल मूवमेंट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब Q की 3 वैल्यू आ सकती है, ठीक है। Q इक्वल्स टू 0, Q ग्रेटर देन 0 एंड Q लेस देन 0। तो ये हम जानते हैं, पीछे पढ़ के आए, जब Q इक्वल्स टू 0 होता है इसका मतलब न्यूक्लियस क्या है? स्फेरिकल इन शेप है, स्फेरिकल सिमेट्रिक इन शेप है, ठीक है। ये तो हम जानते हैं क्या होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिक शेप, स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब हम जानते हैं जब Q पॉजिटिव आता है, Q पॉजिटिव यानी क्वाड्रोपोल मोमेंट जब पॉजिटिव आता है इसकी वैल्यू, तो पॉजिटिव आने के लिए हम क्या आता है? प्रोलेट शेप होती है। प्रोलेट शेप में मैंने आपको बताया था ट्रिक याद करने की, P फॉर प्रोलेट। तो P को आप कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो ना, ठीक है। तो यहां से आप इसको याद रख लिया करो कि प्रोलेट शेप में इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभारना है, तो ये क्या हो जाएगी? प्रोलेट शेप, ठीक है। फिर है अगर Q लेस देन 0 आता है, ठीक है, ये Q लेस देन 0 का है, यानी क्वाड्रोपोल मोमेंट जब नेगेटिव आती है तो ये कैसी शेप ले लेता है न्यूक्लियस? ओब्लेट शेप, ठीक है। दिस इज ओब्लेट शेप। तो ये तो हुआ थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन क्वाड्रोपोल मूवमेंट का। अब ड्यूट्रॉन कैसी शेप लेता है वो हम देखते हैं। तो ड्यूट्रॉन कैसी शेप लेता है? ड्यूट्रॉन का क्या है? सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या आता है? एक ही प्रोटॉन एक ही न्यूट्रॉन होता है। तो ये क्या करना है? इसको स्फेरिकली सिमेट्रिक शेप लेना चाहिए ना, क्योंकि इसका हमने बताया था कि जो लाइटर मास न्यूक्लियाइज है वो जनरली क्या करते हैं? स्फेरिकली सिमेट्रिक शेप लेते हैं, ठीक है। इसको भी वही लेना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने क्या पाया? इसका जो क्वाड्रोपोल मूवमेंट है वो कंप्लीटली 0 ना होके 0 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। कुछ इसकी वैल्यू होती है, तो ये कंप्लीटली स्फेरिकल सिमेट्रिक नहीं होता, लेकिन हाँ इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है। तो जो वैल्यू पॉजिटिव आती है और क्वाड्रोपोल मूवमेंट नॉन जीरो होता है, तो वो क्या करता है? कंप्लीटली स्फेरिकल शेप ना लेके थोड़ी सी उसकी जो स्फेरिकल शेप से क्या है अलग स्टेट उसकी मिलती है। तो देखते हैं क्वाड्रोपोल मूवमेंट क्या होती है ड्यूट्रॉन की। आती है Q, वो कितनी आती है? 0.023 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। ये लगभग इतनी वैल्यू आती है, मतलब ये नॉन जीरो होता है। तो जब इसको बार में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बार। अब ये क्या है? बार में चेंज किया है, ठीक है, इसीलिए ये 2.3 वैल्यू आई है। लेकिन ये एक्चुअल में क्या होती है? जब इसको मीटर स्क्वायर से देखते हैं, उस यूनिट में देखते हैं, तो 0.023 ऐसे कुछ इसकी वैल्यू आती है। यानी ये 0 नहीं है, ये क्या है? कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है, नॉन जीरो है। यानी ये क्या वैल्यू आई है इसकी? पॉजिटिव आई है। Q ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या है? पॉजिटिव है और नॉन जीरो है, तो इसलिए इसकी शेप कैसी हो जाएगी? प्रोलेट शेप। तो जो ड्यूट्रॉन की जो शेप है वो स्फेरिकली नहीं होती है, वो क्या होती है? प्रोलेट शेप एक्वायर करता है ये। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्वाड्रोपोल मूवमेंट है वो नॉन जीरो है एंड ग्रेटर देन 0 है। ये तो हो गई ड्यूट्रॉन शेप की बात। अब क्या इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एस स्टेट है वो क्या है? एस स्टेट, यानी जो एस सबसेल है, एस स्टेट है, वो क्या होती है? स्फेरिकली इन शेप होती है। आपने उसकी जो ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो पढ़ रखी है, ठीक है। जैसे पी शेल होती है, वो डम शेल होती है। तो ये जो एस स्टेट है इसकी वो क्या होती है? स्फेरिकल होती है। अब इसके अंदर देखो स्फेरिकल शेप है क्या इसकी? ड्यूट्रॉन की नहीं है, ये तो प्रोलेट शेप है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या कंप्लीटली एस स्टेट अवेलेबल नहीं है। यानी इसका जो ग्राउंड स्टेट है ड्यूट्रॉन की, जो ग्राउंड स्टेट है इसकी वो कंप्लीटली एस स्टेट नहीं है। यानी केवल और केवल वो एस स्टेट अवेलेबल नहीं है, उसके साथ कोई और स्टेट भी
मिक्स्ड स्टेट है, कोई और स्टेट भी अवेलेबल है, तो ड्यूट्रॉन जो है वो मिक्स्ड स्टेट में पाया जाता है। ये हमने यहाँ से कंक्लूड कर लिया। क्यों? क्योंकि इसको जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, ठीक है, इसकी पॉजिटिव है और इसकी शेप क्या है, प्रोलेट है। तो इसलिए हमने ये कंक्लूड कर दिया जो ग्राउंड स्टेट है ड्यूट्रॉन की वो केवल और केवल ऐसे स्टेट नहीं है, इसके साथ कोई ना कोई और स्टेट भी इसके मिक्स्ड स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कंक्लूड कर दिया ड्यूट्रॉन जो है वो ऑलवेज मिक्स्ड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो हमने दो चीजें पढ़ ली, क्वाड्रुपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि क्वाड्रुपोल जो मूवमेंट है वो ड्यूट्रॉन की ये होती है, ये नॉन जीरो वैल्यू होती है, इसकी जो शेप है वो पॉजिटिव आती है, यानी प्रोलेट शेप आती है, कंप्लीटली स्फेरिकल सिमेट्रिक नहीं होती। और जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या होती है, इसकी मिक्स्ड स्टेट होती है ड्यूट्रॉन की। तो जो मिक्स्ड स्टेट है वो कौन सी होती है, कौन सी जो मिक्स्ड होती है इसके साथ, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया क्वाड्रुपोल मोमेंट के बारे में एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। अब हम जो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी वो देखेंगे इसकी मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी है वो कौन सी है इसकी, मैग्नेटिक मोमेंट। तो एटॉमिक फिजिक्स से आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। तो जब हम थ्योरेटिकल वैल्यू इसकी देखते हैं तो म्यू इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है 0.87 म्यू एन, ये क्या है इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। और जो जब एक्सपेरिमेंट किया गया म्यू डी, ये म्यू डी क्या है, एक्सपेरिमेंटली जो ड्यूट्रॉन की जो आती है मैग्नेटिक मोमेंट वो कितनी आई 0.85 म्यू एन, ये क्या है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। ये क्या वैल्यू आई हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू, और ये क्या है ड्यूट्रॉन की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब इन दोनों में देखो, ये तो आपको पता है ना म्यू एन मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है, म्यू एन का मतलब है न्यूक्लियर मैग्नेटोन। आपने बोर मैग्नेटोन या न्यूक्लियर मैग्नेटोन के बारे में पढ़ा होगा। बोर मैग्नेटोन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने की यूनिट होती है। उसमें बोर मैग्नेटोन में क्या करते हैं, ओनली हम इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करते हैं। इसमें क्या होता है न्यूक्लियर मैग्नेटोन में पूरे न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो पूरे न्यूक्लियस की मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने की यूनिट होती है, ठीक है। तो ड्यूट्रॉन क्या है, पूरा न्यूक्लियस है किसका, ड्यूटेरियम का, तो उसी की तो मैग्नेटिक मोमेंट हम मेजर करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो क्या लगाई है, म्यू एन, क्योंकि जब पूरे न्यूक्लियस की मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करते हैं उस टाइम इसकी यूनिट क्या लगती है, न्यूक्लियर मैग्नेटोन, तो इसलिए न्यूक्लियर मैग्नेटोन इसकी यूनिट देती है। अब ये दोनों वैल्यूज, ये क्या है हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू किसकी, ड्यूट्रॉन की, और ये क्या है इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब इन दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देखेंगे इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अलग अलग है एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकल वैल्यूज। तो यहाँ से हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दो कंक्लूजन में पहला कौन सा, कि यानी इसकी जो ग्राउंड स्टेट है ड्यूट्रॉन की वो मिक्स्ड स्टेट है, आपने बता दिया मिक्स्ड स्टेट में, यानी कि केवल और केवल वो ऐसे स्टेट अवेलेबल नहीं है उसके अंदर कोई दूसरी स्टेट भी इसके मिक्सिंग में है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, इसके अंदर ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसके अंदर ऐसी स्टेट तो एक फिक्स है। वो कैसे हो गई ऐसी स्टेट, क्योंकि उसका क्वाड्रुपोल मोमेंट भी नॉन जीरो है, ठीक है, और वो क्वाड्रुपोल मूवमेंट पॉजिटिव है। अब इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो भी 0 पॉइंट समथिंग के अराउंड आ रहा है। तो इसलिए हमने ये कंक्लूड कर दिया कि इसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसके अंदर ऐसी स्टेट तो जरूर है। अब जो सेकंड मिक्स्ड स्टेट है, ठीक है, ड्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट के अंदर जो सेकंड मिक्स्ड स्टेट है वो कौन सी होगी, अब इसका पता लगाएंगे हम। तो यहां से कंक्लूजन हो गया ना इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को देख के कि इसके ग्राउंड स्टेट के अंदर एक ऐसी स्टेट तो जरूर अवेलेबल है, और ऐसे स्टेट के साथ में कोई दूसरी स्टेट भी है, यानी ये जो प्योरली इसके अंदर ऐसी स्टेट अवेलेबल नहीं है, ड्यूट्रॉन के अंदर ये प्योर ऐसी स्टेट अवेलेबल नहीं है ग्राउंड स्टेट के अंदर, इसके अंदर कोई दूसरी स्टेट भी है। तो वो हम पता लगाएंगे कि वो दूसरी स्टेट कौन सी है। वो किससे पता लगाएंगे, इसकी एलएस कपलिंग से देख के, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इसके एलएस कपलिंग के बारे में, तो उससे हम पता लगाएंगे कि जो ग्राउंड स्टेट के अंदर एक तो ऐसी स्टेट अवेलेबल है, ये तो कंफर्म्ड हो गया। इसकी कंफर्म कैसे हुआ, इसके मैग्नेटिक मोमेंट को भी देख लिया, इसके क्वाड्रोपोल मोमेंट को भी देख लिया, तो वहां से हमने ये चीज कंफर्म कर दी कि इसके ग्राउंड स्टेट के अंदर ऐसे स्टेट तो जरूर है अवेलेबल। अब फिर हमने बताया कि ये ड्यूट्रॉन जो है वो ऑलवेज मिक्स्ड स्टेट में पाया जाता है। अब जो सेकंड मिक्स्ड स्टेट होती है वो कौन सी होती है, उसका हम पता लगाएंगे एलएस कपलिंग के अंदर। तो यहाँ से ये चीजें देख के हम 2-3 कंक्लूजन निकालेंगे, तो वो हम इसको लिख भी देंगे बोर्ड पे ताकि आपको याद रहे। तो चलिए देखते हैं वो जो सेकंड मिक्स्ड स्टेट है जो हम बता रहे हैं कि कौन सी है, वो कौन सी होती है, देखते हैं। ये तो हमने बता दिया
अब यहाँ से देखो, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में यानी ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, एक न्यूट्रॉन एंड एक प्रोटॉन। अब ये दोनों ही क्या है, फर्मियोन्स है। अब फर्मियोन्स है तो फर्मियोन्स के लिए हम जानते हैं फर्मियोन्स की जो स्पिन होती है वो हाफ ऑड इंटीग्रल वैल्यू होती है। तो यानी जो न्यूट्रॉन है इसकी जो स्पिन है वो क्या होगी, इसकी Sn, यानी स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन वो क्या है, हाफ है। और जो प्रोटॉन है उसकी भी स्पिन क्या है, हाफ है। तो अब इनकी जो रिजल्टेंट स्पिन देखूंगी S, वो हमारे पास क्या आएगी, एक बार तो इसको ऐड कर दो, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी इसको वेक्टोरिकली ऐड कर दो, Sn माइनस Sp। तो यहाँ से इसकी जो स्पिन आ गई वो कितनी आ गई, 0 and 1। ये तो हमारी क्या आ गई, रिजल्टेंट स्पिन। अब हम जानते हैं न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम वो 1 आता है, और इसको जो स्पिन पैरिटी होती है वो कितनी आती है, 1+। वो कैसे आई, तो इसकी जो J वैल्यू है, J पैरिटी या स्पिन पैरिटी वो कितनी आती है, 1+। ये 1+ कैसे आई है, ये शेल मॉडल से आई है। कैसे, देखिए, क्योंकि ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस होता है ये ड्यूट्रॉन, तो इसके अंदर प्रोटॉन नंबर भी क्या होते हैं, 1, न्यूट्रॉन नंबर भी क्या होता है, 1। अब यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s हाफ में जाता है ना, तो पहला तो इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है तो 1 आ जाएगा। तो यानी इसका जो Jp है वो कितना आएगा, हाफ। ऐसे इसका Jn है वो भी कितना आएगा, हाफ। Lp क्या है इसका, कि यानी जो प्रोटॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अब ये S सब शेल में जा रहा है तो इसके लिए L की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ये न्यूट्रॉन वाला भी L के लिए उसमें जा रहा है S सब शेल में, तो इसके लिए भी 0 होगी। तो अब इसमें ये ऑड ऑड केस बन गया ना हमारे पास। नॉर्थियन रूल्स लगाएंगे तो नॉर्थियन रूल से देखेंगे कि Jp प्लस Jn प्लस Lp प्लस Ln। अब आपको ये तो पता होगा ना शेल मॉडल से ये नॉर्थियन रूल्स क्या होता है कि जब ऑड ऑड केस बनता है तो हम नॉर्थियन रूल लगाते हैं। अब इसके अंदर देखो, हाफ प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ से हमने देखा कि आ गई वैल्यू 1। अब ये क्या है, अगर जो रिजल्टेंट जो स्पिन पैरिटी जो रिजल्टेंट वैल्यू है इनकी, यानी Jp प्लस Jn प्लस Lp प्लस Ln, अगर ये रिजल्टेंट वैल्यू ओड हो जाती है तो उस केस में हम जो टोटल स्पिन पैरिटी होती है रिजल्टेंट वो क्या लेते हैं, Jp प्लस Jn। अब यहाँ से देखो ये ओड वैल्यू बन रही है ना, ये 1 के इक्वल बन रही है, तो यहाँ से हम हाफ प्लस हाफ लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1। अब इसकी जो रिजल्टेंट पैरिटी है Lp प्लस Ln हो जाएगी, दोनों 0 0 है, ठीक है। तो -1 टू द पावर Lp प्लस Ln से यहाँ पे -1 टू द पावर 0, तो ये क्या आ गई, प्लस आ गई। तो इसलिए हमने क्या बोला, इसकी जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या आता है, 1 आता है, और इसकी जो पैरिटी आती है ड्यूट्रॉन की वो भी क्या आती है, इवन वैल्यू आती है पैरिटी की। तो ये तो आपने शेल मॉडल से आपको ऑलरेडी पता है, नॉर्थियन रूल से हमें हो गया, तो ये तो कंफर्म हो गया ना ड्यूट्रॉन के लिए। आपको यहाँ से मैंने सिखा दिया कैसे आई है। तो ड्यूट्रॉन के लिए जो स्पिन पैरिटी होती है वो क्या आती है, 1+, यानी इवन पैरिटी कंसिस्ट करता है। तो अब जो हमने निकाला था शेल मॉडल से वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब ये तो कंफर्म्ड हो गई ना, इसकी जो J वैल्यू है 1 आती है। अब हमें क्या लेना है, L का J के साथ में कॉम्बिनेशन लेके इसकी L वैल्यू देखनी है। तो लीजिए पहले S इक्वल्स टू 0 के लिए देखिए, पहले क्या लिया हमने, S इक्वल्स टू 0 लिया एंड J इक्वल्स टू 1 लिया। तो यहाँ से मेरी L की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई ना, 1। L इक्वल्स टू 1 है तो आपने एटॉमिक फिजिक्स में इसकी टर्म नोटिफिकेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटिफिकेशन देखा होगा। वो कैसे लिखते हैं, 2s + 1 NLJ। ये J है यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम बताता है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है, और ये इसकी मल्टीप्लिसिटी बताता है, और ये इसकी शेल बताता है, यानी कौन सी शेल में है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म इसकी मैंने क्या लिख दी, L इक्वल्स टू 1 होता है तो P होता है, ये P सबसेल, ठीक है। अब S इक्वल्स टू 0 है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी यानी 2 × 0 + 1 लिखो, तो यानी क्या आ गई, ये 1 आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसको 1 लिख दो, और J इसका 1 है, तो ये क्या आ गई हमारी 1p1 स्टेट आ गई, ठीक है। जब पहला केस क्या लिया है मैंने, S इक्वल्स टू 0 लिया है एंड J इक्वल्स टू 1 लिया है, तो इस केस में हमने L की वैल्यू देखी, L इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ से मेरी पहली स्टेट क्या बन गई, ये क्या है, फर्स्ट स्टेट, 1p1 स्टेट। अब हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या देखना चाहते हैं, हमें ये तो पता है कि इसके अंदर एक तो ऐसे स्टेट तो जरूर है इसके ग्राउंड स्टेट में। अब हमने बताया था कि ये ड्यूट्रॉन मिक्स्ड स्टेट में पाया जाता है, तो जो सेकंड मिक्स्ड स्टेट है इसकी वो कौन सी है, वो हम इससे देख रहे हैं, इसके कॉम्बिनेशंस लेके। तो हमारा ये देखने का मेन मोटो क्या है कि ताकि हम ये देख सके ड्यूट्रॉन की जो सेकंड मिक्स्ड स्टेट आ रही है वो कौन सी है। तो उसके लिए हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके देख रहे हैं, इसकी पैरिटी से हम बताएंगे कि जो सेकंड स्टेट है ना ड्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट के अंदर वो कौन सी है, ठीक है। अब सेकंड हमने लिया S इक्वल्स टू 1,
सॉरी एस इक्वल्स टू 1 लिया हमने सेकंड। अब जे भी इक्वल्स टू क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ से एल का है वो दो कॉम्बिनेशन आ गए 0 1 एंड 2, ठीक है। तो L इक्वल्स टू 0 1 2। अब यहाँ से इसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बनाओ, L इक्वल टू 0 के लिए S, ठीक है, S इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगी, और J इक्वल्स टू 1 है तो ये आ गई 3s1 स्टेट। फिर जो नेक्स्ट है L इक्वल्स टू 1 हो गया ना, तो L इक्वल्स टू 1 के लिए P और S इसकी 1 है तो 3p1। फिर थर्ड L इक्वल्स टू 2, देखो L इक्वल्स टू 2 के लिए कितना है, D होती है ना, और S इक्वल्स टू 1 है तो ये 3d1। तो ये S इक्वल्स टू 0 केस के लिए हमारे क्या बन गई, 1p1 स्टेट बन गई, और S इक्वल्स टू 1 और J इक्वल्स टू 1 कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास ये 3 स्टेट बन गई। अब इनमें से कौन सी स्टेट होगी, ये तो हमने कंफर्म कर दी कि ग्राउंड स्टेट के अंदर एक स्टेट तो जरूर होगी, क्योंकि ये एस स्टेट है, ये तो हमने बता दिया पीछे की प्रॉपर्टीज, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट और क्वाड्रोपोल मोमेंट को देख के कि इसकी ग्राउंड स्टेट में एक स्टेट जो एस स्टेट है वो तो जरूर है इसके अंदर। अब उसके साथ में कोई दूसरी भी हो सकती है, अब वो दूसरी कौन सी हो सकती है, इसीलिए तो मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाए हैं। देखिए तो इसको तो हमने कंफर्म कर दिया, फिक्स मान लो, कंफर्म, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब इन तीनों में से देखेंगे कि कौन सी होगी इसके साथ में। अब ये तीनों वैल्यूज हम देखेंगे, ये तीनों हम वैल्यूज कैसे देखेंगे, इसकी पैरिटी से बताएंगे। तो आप एक बार ये नोट डाउन कर लो, इसको थोड़ा समझ लो, फिर हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेट है इसके साथ में वो कौन सी होगी। तो हम जानते हैं कि जो ड्यूट्रॉन की जो पैरिटी होती है वो क्या होती है, इवन पैरिटी होती है। हमने शेल मॉडल से भी अभी भी निकाला है, जो पैरिटी होती है इसकी वो कहती है 1+, यानी जो प्लस है ये क्या डिनोट कर रहा है, इवन पैरिटी। ड्यूट्रॉन जो है वो इवन पैरिटी में होता है। अब इन जो ये हमने स्टेट्स मिली है, हमको स्टेट कौन सी मिली, एक तो 1p1 स्टेट मिली है, ठीक है, ये किसके लिए मिली थी, s इक्वल्स टू 0 एंड j इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेट कौन सी मिली थी, जब s इक्वल्स टू 1 था और j इक्वल्स टू 1 था, तो हमारे पास 3 स्टेट मिली थी ना, 3s1 3p1 एंड 3d1, ये तीनों स्टेट मिली थी। तो ड्यूट्रॉन जो है वो इवन पैरिटी में होता है, हमें पता है। अब इन तीनों स्टेट में, इन चारों स्टेट में, ये तो आप छोड़ो, इसको कंफर्म बोल दिया था ना, ये तो कंफर्म्ड है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर इसकी एक स्टेट एस स्टेट तो जरूर होगी, ये कंफर्म्ड है, आप इसको छोड़ो। अब इन तीनों में हमें चेक करना है कि इवन पैरिटी कौन सी स्टेट की है, ठीक है। इन तीनों में से इवन पैरिटी किस स्टेट के लिए आ रही है, तो वो ही इसकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो बता देंगे कि ऐसी स्टेट के साथ वो मिक्स स्टेट कौन सी है, ठीक है। तो इन तीनों स्टेट्स के अंदर जिसकी भी इवन पैरिटी आएगी वो क्या बता देंगे हम कि ड्यूट्रॉन के साथ में मिक्स्ड स्टेट कौन सी होगी, वो उसकी मिक्स्ड स्टेट हो जाएगी। पहला तो ये जो हम वेव फंक्शंस लिखते हैं, चलो सॉरी, तो इसके लिए हम वेव फंक्शन लिखते हैं। पहला लिखते हैं psi1, जिसके अंदर a इसकी क्या बताएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएगी, ठीक है। तो ये क्या है, a psi 3s1 s स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी प्लस b psi 3d1, ये पहला वेव फंक्शन लिख दिया। पहला वेव फंक्शन मैंने इवन पैरिटी वाले लिखे, ठीक है। इसकी भी इवन पैरिटी है। इवन पैरिटी कैसे है, क्योंकि L की वैल्यू इसके अंदर 0 है और इसके अंदर L की वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले मैंने इवन पैरिटी वालों के लिए वेव फंक्शन असाइन कर दिया, ठीक है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, psi1। ये हमारा psi1 हो गया। ये क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी हो, और ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो ये क्या है, एस स्टेट में रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, इसकी ए स्क्वायर से बता देंगे। और ये क्या है, डी स्टेट में रहने की इसकी प्रोबेबिलिटी जो कि क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, मोड ऑफ ए स्क्वायर, और ये क्या है, मोड ऑफ बी स्क्वायर। तो ये मैंने इवन पैरिटीज वालों को एक साथ लिख दिया, उसके लिए वेव फंक्शन असाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट बताया मैंने, ये क्या है, सेकंड। अब इसके अंदर देख लो सी और ये साई, ये क्या है, 3p1 प्लस डी साई 1p1। अब ये सेकंड वेव फंक्शन बता दिया, यानी कि जो p स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, सी स्क्वायर, और 1p1 स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी हो जाएगी, डी स्क्वायर। ये क्या है, इवन पैरिटीज वाले, इवन पैरिटीज।
और ये क्या है, ऑड पैरिटी वाले। अब इसके अंदर देखो, अब ये जो ए बी सी डी मैंने बता दिया क्या डिनोट कर रहे हैं, ये इसकी किसी भी स्टेट में रहने की क्या है, प्रोबेबिलिटीज है। तो ये ए बी सी डी क्या है, प्रोबेबिलिटीज है, ऐसे स्टेट में रहने की, डी स्टेट में रहने की, और सी स्टेट में रहने की, या फिर पी स्टेट में रहने की। अब ये दोनों वेव फंक्शंस लिखे हैं, ये इवन पैरिटीज वाले हैं, ऑड पैरिटीज वाले हैं। तो हमें ड्यूट्रॉन को पता है कि वो क्या है, इवन पैरिटीज होल्ड करता है। अब ड्यूट्रॉन जबकि इवन पैरिटीज होल्ड करता है, तो इन दोनों वेव फंक्शन में से जो पॉसिबल स्टेट है वो कौन से हो सकते हैं, ये हो सकती है, क्योंकि यही तो इवन पैरिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, यही दोनों स्टेट्स तो क्या है, इवन पैरिटीज बना रही है, ये ऑड पैरिटी बना रही है। तो हमने बताया, बोला कि ये पॉसिबल स्टेट नहीं हो सकती है, ये पॉसिबल स्टेट हो सकती है देखने से, क्योंकि ये इवन पैरिटीज वाले हैं। और ड्यूट्रॉन में भी क्या होता है, इवन पैरिटी होती है। तो यहाँ से हमने ये एजम्पशन लगा लिया कि ये जो है वो इवन पैरिटी वाला हो सकता है। ये भी अभी हमने कंफर्म नहीं किया है, तो यहाँ से हमने देख के आइडिया लगा लिया ये वाला पॉसिबल स्टेट हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब ये वाली क्यों नहीं हो सकती, ये वाली जो स्टेट है वो पॉसिबल क्यों नहीं हो सकती, उसके काफी सारे रीजंस देंगे, फिर हमारा कंफर्म हो जाएगा कि जो पॉसिबल स्टेट है इनके इसके अंदर एक तो ये वाली है ही है। अब ये जो स्टेट है वो पॉसिबल है या नहीं है, वो कैसे पता लगाएंगे हम, क्योंकि ये स्टेट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसके काफी सारे रीजंस देंगे, उससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये स्टेट कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये स्टेट जानने के लिए हम किससे चेक करेंगे, पैरिटी कंजर्वेशन से चेक करेंगे। इसमें क्या लगाएंगे हम, पैरिटी कंजर्वेशन। अब देखो, जब ड्यूट्रॉन यानी 1H2 जब ड्यूट्रॉन पायोन्स को कैप्चर करता है, पायोन्स यानी पाई प्लस बी और पाई माइनस बी, पाई जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब ड्यूट्रॉन पायोन्स को कैप्चर करता है तो क्या बनाता है, या तो एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का पेयर बनाता है, या फिर क्या बनाता है, या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का पेयर बनाता है, या फिर क्या बनाता है, प्रोटॉन प्रोटॉन का पेयर बनाता है। तो जब ड्यूट्रॉन पायोन्स को कैप्चर करता है तो या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का पेयर बनाएगा या प्रोटॉन प्रोटॉन का पेयर बनाएगा। ये किसमें बोल रहे हैं, ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस वेव स्कैटरिंग। अब ये एस वेव स्कैटरिंग है, ये इसको हम लो एनर्जी स्कैटरिंग भी बोलते हैं। लो एनर्जी स्कैटरिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में होता है और इसके लिए एल वैल्यू है वो क्या आती है, 0 आती है। एस वेव स्कैटरिंग हमने क्यों बोला, एस वेव स्कैटरिंग, जब स्कैटरिंग थ्योरी पढ़ते हैं हम न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो वहां से हम देखते हैं कि एस वेव स्कैटरिंग क्या होती है, हाई एनर्जी स्कैटरिंग क्या होती है, लो एनर्जी स्कैटरिंग क्या होती है। तो हम ये किसमें पढ़ते हैं, इसके न्यूक्लियर स्कैटरिंग वाले चैप्टर में। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जब न्यूट्रॉन जब पायोन्स को कैप्चर करता है तो या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का पेयर बनाएगा या क्या बनाएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन का पेयर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस वेव स्कैटरिंग। इसको हम लो एनर्जी स्कैटरिंग भी बोलते हैं। लो एनर्जी स्कैटरिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के अंदर होता है और हमें पता है ग्राउंड स्टेट के लिए जो एल वैल्यूज होती है वो क्या होती है, 0 होती है एस के लिए। ठीक है, एस स्टेट के लिए जो एल वैल्यू 0 होती है। यहाँ से अब पैरिटी क्या है, देखो इनिशियल पैरिटी -1 टू द पावर n होती है ना, तो -1 टू द पावर 0 यानी इवन पैरिटी। यानी स्टार्टिंग में, यानी रिएक्शन जब स्टार्ट हो रही है तो इसकी पैरिटी हमारी ये आ रही है। तो इनिशियली हमने क्या बोला, इसकी जो पैरिटी है वो पॉजिटिव आती है, यानी कि इवन पैरिटी आती है। वो कैसे आती है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होती है तो इसकी एस वेव स्कैटरिंग के लिए एल वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि जो लेफ्ट साइड की पैरिटी है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पैरिटी कंजर्वेशन से राइट साइड की पैरिटी भी क्या आनी चाहिए, इवन आनी चाहिए, तभी तो हम उसकी पॉसिबल स्टेट को बता पाएंगे, तभी तो वो रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ की अगर पैरिटी इवन है तो यहाँ की भी पैरिटी क्या आनी चाहिए, फाइनल में जब ये जाएगा तो फाइनल की भी पैरिटी क्या है, वो भी इवन आनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या आती है, चलिए वो देखते हैं फाइनल की। देखो अब हमने क्या बता दिया, ग्राउंड स्टेट के अंदर ड्यूट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट के अंदर इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो हमारा क्या होता है, पैरिटी इसकी इवन आती है। तो अब ये जो ड्यूट्रॉन फाइनल स्टेट में जाएगा तभी इसकी पैरिटी वो भी क्या होनी चाहिए, इवन आनी चाहिए, तभी तो इस पैरिटी कंजर्व होगी। क्योंकि ड्यूट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिव पैरिटी होती है, यानी इवन पैरिटी होती है इसकी ड्यूट्रॉन की।
तो यानी पैरिटी कंजर्व होनी चाहिए इसकी। यहाँ अगर पैरिटी इवन है तो जब ये फाइनल में जाएगा तो भी इसकी पैरिटी इवन होनी चाहिए, तो ये पैरिटी कंजर्वेशन से देखेंगे। अब ये देखो हमारे पास वेव फंक्शन, पहला वाला वेव फंक्शन है, इसके लिए देखो पैरिटी कंजर्व है कि नहीं। अब ये एस स्टेट है, तो एस स्टेट के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ तो पैरिटी कंजर्व है। अब यहाँ पे क्या है, डी स्टेट में जा रहा है तो एल इक्वल्स टू 2 होता है, यहाँ पे पैरिटी क्या है, कंजर्व है, तो ये इवन पैरिटीज वाले हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल स्टेट हमने इसलिए मान ली। अब इसके अंदर देखो psi2 है, ये क्या है, ओड पैरिटीज वाले हैं, तो हमें तो क्या चाहिए, इवन पैरिटी वाला चाहिए ना। क्योंकि ड्यूट्रॉन इवन पैरिटी में ही एग्जिस्ट करता है। यहाँ से तो हमें ओड पैरिटीज मिल रही है, ठीक है। तो ओड पैरिटीज मिल रही हैं, तो ये तो हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमें पैरिटी कंजर्वेशन से इवन पैरिटीज वाला कॉम्बिनेशन लेना है। तो इवन पैरिटीज वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है, ये वाला, और ये क्या है, ओड पैरिटीज वाला कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम ये वैल्यू नहीं ले रहे हैं psi2 वाला। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। पहला रीजन तो ये पैरिटी कंजर्वेशन से आपको समझ में आ गया होगा। कैसे, देखो कि जब न्यूट्रॉन है वो पायोन्स को कैप्चर करता है ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का पेयर बनाएगा या प्रोटॉन प्रोटॉन का पेयर बनाएगा। ये सब किसके थ्रू होता है, एस वेव स्कैटरिंग से। ये न्यूक्लियर स्कैटरिंग में हम पढ़ते हैं तब आता है। एस वेव स्कैटरिंग को हम लो एनर्जी स्कैटरिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसके लिए एल की वैल्यूज जो है ग्राउंड स्टेट में 0 होती है। तो न्यूट्रॉन इनिशियली क्या है, यहाँ से देखा हमने, न्यूट्रॉन जो इनिशियली वो इवन पैरिटीज में है, और जब ये फाइनल में जाएगा तो पैरिटी कंजर्वेशन से ये फाइनल में भी क्या होना चाहिए, इवन पैरिटीज में जाना चाहिए, तभी तो इसकी जो रिजल्टेंट पैरिटी है वो 1+ आती है, यानी प्लस यानी इवन पैरिटी आती है। तो यहाँ से हम देखेंगे इनमें से कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए पैरिटी इवन आ रही है। तो ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन दिख रहा है psi1 वाला, इसी के अंदर जो पैरिटी है वो कंजर्व हो रही है, इसके अंदर पैरिटी कंजर्व नहीं हो रही है, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन हम नहीं ले रहे। ये पहला रीजन है हमारा, ठीक है, ना लेने का। फिर नेक्स्ट रीजन है वो देखते हैं। रीजन कौन सा है, जब हम पी स्टेट के लिए हमने अलग अलग कैलकुलेट किया था, आपने देखा होगा थ्योरेटिकल, आपने जब पढ़ा होगा न्यूट्रॉन में, तो हम अलग अलग स्टेट के लिए यानी एस स्टेट के लिए, पी स्टेट के लिए और डी स्टेट के लिए अलग अलग इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, क्योंकि एस और डी वाला तो पॉसिबल है, इसलिए हमने उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डायरेक्टली बता दें, उसकी कैलकुलेट नहीं करी। तो यहाँ से पी स्टेट पॉसिबल क्यों नहीं है, इसका रीजन हम दे रहे हैं। तो जब मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं पी स्टेट के लिए, म्यू पी क्या है, पी स्टेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या आती है, इससे न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से क्या आती है, बहुत कम आती है। यानी जो पी स्टेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बहुत कम आता है न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से, ठीक है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि पी स्टेट है वो पॉसिबल नहीं है। एक रीजन ये भी है पी स्टेट के पॉसिबल ना होने का कि न्यूट्रॉन की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ज्यादा आती है, पी स्टेट के मैग्नेटिक मोमेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो इसलिए हम ये स्टेट पी स्टेट नहीं ले रहे हैं। फिर हम देखते हैं थर्ड रीजन। तो थर्ड रीजन है हमारे पास पी स्टेट पॉसिबल ना होने का। थर्ड रीजन क्या है कि न्यूट्रॉन्स एंड जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हम जानते हैं कि दीज आर द फर्मियोन्स। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं किसमें, न्यूट्रॉन में, तो ये क्या है, फर्मियोन्स है। अब फर्मियोन्स है तो इनका वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन वो क्या होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। इसका वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। और हम जानते हैं कि जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, साई स्पेशल पार्ट, ठीक है, और साई स्पिन पार्ट डॉट साई आइसोस्पिन पार्ट, ठीक है। क्योंकि साई एक मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी है इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर रहे हैं, इसका टोटल वेव फंक्शन, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीनों के लिए, ठीक है। तो ये जो आइसोस्पिन वाला पार्ट है, क्योंकि साई क्या इसकी प्रॉपर्टीज से हम देखते हैं कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने एज ए मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी के फॉर्म में लिखा है। तो ये जो टर्म है इसकी, ये तब आती है जब जो फर्मियोन्स होते हैं वो सेम रहते हैं, सॉरी फर्मियोन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट फर्मियोन्स का पेयर होता है, ये पार्ट तब आता है। अब जब क्या होता है, न्यूट्रॉन जब पायोन्स को कैप्चर करता है तो वो 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स का पेयर बनाता है ना, ठीक है। तो उस चक्कर में ये न्यूट्रॉन पेयर बनाएगा, प्रोटॉन पेयर बनाएगा, तो फर्मियोन्स क्या हो गए, सेम हो गए। तो सेम फर्मियोन्स के लिए ये पार्ट हमारा हट जाएगा। ये पार्ट तब आता है जब डिफरेंट फर्मियोन्स होते हैं, या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का पेयर बनता है या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पेयर बनता है। अब इस न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है ये दोनों फर्मियोन्स होते हैं, और फर्मियोन्स क्या होते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इनकी पैरिटी क्या होती है, सॉरी पैरिटी से देखेंगे हम, और इनका जो वेव फंक्शन होता है वो एंटीसिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर इसकी जो टोटल पैरिटी
पैरिटी आती है वो अगर ओड आ जाती है तो इसका मतलब इसका जो वेव फंक्शन है वो एंटीसिमेट्रिक है, ठीक है, तो वो हम ले लेंगे। अब क्योंकि वो इनका आना भी वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक चाहिए, ठीक है, क्योंकि फर्मियोन्स हैं दोनों पेयर। अब पैरिटी अगर ओड आ जाती है तो इसका मतलब वेव फंक्शन है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो अब इसके अंदर देखते हैं, इसकी टोटल पैरिटी चेक करते हैं इस वेव फंक्शन की। तो पैरिटी जो स्पेशल पार्ट होती है इसकी -1 टू द पावर n होती है, इसकी क्या होती है -1 टू द पावर s+1, और इसकी क्या होती है -1 टू द पावर t+1। अब ये t जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, t इक्वल्स टू होता है z-n/2। अब ये z क्या है, प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है। अब हम जानते हैं 1h2 यानी न्यूट्रॉन के लिए प्रोटॉन नंबर भी 1 है और न्यूट्रॉन नंबर भी 1 है, तो यहाँ से जो t की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब इस वैल्यू में देखो टोटल पैरिटी इसकी, अब कौन से स्टेट के लिए, हम 3p1 स्टेट के लिए देख रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं इस कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ से s इक्वल्स टू हमारा क्या है 1 है और l वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ से चेक करो -1 टू द पावर 1 डॉट -1 टू द पावर 1 प्लस 1, और ये क्या है -1 टू द पावर 0 प्लस 1। तो यहाँ से -1 मल्टीप्लाई बाय ये +1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये क्या आ गया +1, ठीक है। +1 आने से इसका मतलब क्या है, इसकी जो पैरिटी है वो +1 आ गई। तो पैरिटी +1 है, इसका मतलब क्या है, इसका जो वेव फंक्शन है, टोटल वेव फंक्शन वो क्या सिमेट्रिक आ गया। हमें क्या चाहिए, एंटीसिमेट्रिक। क्यों चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये फर्मियोन्स होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन किसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन में। तो न्यूट्रॉन का जो वेव फंक्शन है वो एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए क्योंकि फर्मियोन्स है दोनों ही, ठीक है। लेकिन हमारा आ क्या रहा है, टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक आ रहा है, इसलिए ये जो 3p1 स्टेट हम नहीं ले सकते। इसलिए हम बोल रहे हैं 3p1 स्टेट है वो न्यूट्रॉन के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सो इसका जो हमने लिखा साई टोटल वो कितना आ गया, साई सिमेट्रिक, यानी वेव फंक्शन जो इसका सिमेट्रिक आ गया। सिमेट्रिक नहीं लेना है, हमें क्या चाहिए, एंटीसिमेट्रिक इसका वेव फंक्शन होना चाहिए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो 3p1 स्टेट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर हम ले आए इसकी 3d1 स्टेट। अब 3d1 स्टेट में क्या देखेंगे, इसका जो वेव फंक्शन है वो एंटीसिमेट्रिक आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से यही चीज हम इसके लिए कैलकुलेट करो, देखो साई टोटल इक्वल्स टू -1 टू द पावर l, यहाँ पे क्या है l की वैल्यू, इसके लिए s इक्वल्स टू 0 है और l की वैल्यू 2 है। तो l की वैल्यू 2 डॉट इसका जो स्पिन पार्ट है -1 टू द पावर 1 प्लस 1, और इसका जो ये है t+1 ये क्या है 0 प्लस 1। अब यहाँ से देखो ये तो +1 हो गया ना, ये क्या है +1 डॉट ये भी +1 और ये क्या है -1। तो इसका जो पैरिटी आ गई वो ओड आ गई ना, यहाँ से ओड पैरिटी आती है, इसका मतलब इसका जो वेव फंक्शन है वो साई एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन बन गया। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ से पैरिटी भी कंजर्व हो रही थी उस स्टेट पे से हम देखा था, और यहाँ से वेव फंक्शन भी इसका क्या बन रहा है, एंटीसिमेट्रिक बन रहा है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसकी जो 3d1 स्टेट है वो पॉसिबल स्टेट हो सकती है। हम 3p1 स्टेट को नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमारा जो टोटल पैरिटी है वो भी नहीं सही आ रहा है, और इसकी जो वेव फंक्शन है वो भी क्या बन रहा है, सिमेट्रिक बन रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट रीजन है वो देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, वो क्या है, जो डी स्टेट के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो कितना आता है 0.37 μn। अब ये हम देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से ऑलमोस्ट कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कुछ सेम आ रहा है, ठीक है। वो भी 0.87 के लगभग था, ये 0.37 के लिए, मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो स्टेट है पॉसिबल स्टेट, ऐसे स्टेट के अलावा वो कौन सी हो सकती है, डी स्टेट हो सकती है। तो ये हमने यहाँ से बता दिए, कुछ रीजंस दिए हमने, 2-3 रीजन पीछे कि क्यों पी स्टेट इसकी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से कंफर्म क्या हो गया, एक स्टेट तो इसकी ऐसी स्टेट होगी और जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो उसकी कौन सी होगी, डी स्टेट होगी, ठीक है। ये जो डी स्टेट है इसे लेने से हमारी पैरिटी भी कंजर्व हो रही है, वेव फंक्शन भी एंटीसिमेट्रिक बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी उसके न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के ऑलमोस्ट कुछ सिमिलर आ रहा है। तो यहाँ से हमने कंफर्मेशन दे दी कि जो नेक्स्ट स्टेट है इसकी वो डी स्टेट है, और पहली स्टेट कौन सी है, ऐसी स्टेट है। अब हम ये देखेंगे कि जो ग्राउंड स्टेट के अंदर ऐसी स्टेट ऑक्यूपाई करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है न्यूट्रॉन की, और डी स्टेट ऑक्यूपाई करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए वो देखते हैं। न्यूट्रॉन की जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें किस किस का हिस्सा है, एक तो ऐसी स्टेट का और दूसरा हिस्सा किसका है, डी स्टेट का। ये जो ए और बी है ये इसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी, ऐसी स्टेट ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी, और ये बी क्या है, डी स्टेट ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी। अब इसका जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया था 0.85 μn, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ये ए, और ऐसी स्टेट के लिए कितना आया था 0.87 μn,
प्लस बी, और इसका कितना आया है 0.37 म्यू एन, यहां से हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये म्यू एन कैंसिल कर दो बोथ साइड। अब जो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या आनी चाहिए, a प्लस बी इक्वल्स टू 1 आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम अगर a को x ले लें तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये वैल्यू इसके अंदर रखो तो 0.85 म्यू एन इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा x 0.87 प्लस 1 माइनस एक्स 0.37 म्यू एन, ये आ गई। अब इसके अंदर x की वैल्यू निकालेंगे, यानी a की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऐसे स्टेट के अंदर होने की, वो हमारे पास लगभग क्या आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.96, ठीक आ जाएगी, और b की कितनी आ जाएगी, तो 1 माइनस एक्स करेंगे तो ये कितनी है a की, और b की कितनी आ जाएगी 0.40, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यानी ऐसे स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ऐसे स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 96% है, ठीक है। और बी स्टेट में रहने की, और सॉरी डी स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 40%, ठीक है। यहां से हमने इसकी पॉसिबिलिटीज बता दी है, ठीक है। तो ये ऐसे स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है 96%, और डी स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 40%। ये यहाँ से कंक्लूजन निकाल दिया कि जो न्यूट्रॉन है वो हमेशा मिक्स स्टेट के अंदर रहता है। मिक्स स्टेट कौन सी, उसकी 3s1 स्टेट एंड 3d1 स्टेट, ये मिक्स स्टेट में रहता है, ठीक। ऐसे स्टेट में भी रहेगा और डी स्टेट में भी रहेगा। अब हम देखते हैं इसका जो जब वेव फंक्शन सोल्व करते हैं इसका श्रोडिंगर पार्ट, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या लेता है ये, क्योंकि न्यूट्रॉन एक बाउंड स्टेट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये क्या करता है, वीकली बाउंड स्टेट प्रॉब्लम है, तो ये इसका जो वेव फंक्शन है, सॉरी इसका जो पोटेंशियल है वो भी क्या होना चाहिए, बाउंड पोटेंशियल होना चाहिए। तो इसका पोटेंशियल की पॉसिबिलिटी हम लगा सकते हैं, पहले ये युकावा पोटेंशियल भी हो सकता है, ये कोई एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल भी होता है, ठीक है। ये हार्मोनिकल ऑसिलेटर वाला भी पोटेंशियल भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन हम जब ये डिफाइन करते हैं कि न्यूट्रॉन एक बाउंड स्टेट प्रॉब्लम है, तो हमें वेव फंक्शन भी ऐसा ही लेना पड़ेगा जो बाउंड स्टेट हो। तो हम देखेंगे कि जो 1D पोटेंशियल है, सॉरी जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, वो भी एक बाउंड स्टेट प्रॉब्लम ही है, ठीक है। तो हम इसको सिंपलिस्ट करने के लिए इसका जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल है वो लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो न्यूट्रॉन एक बाउंड स्टेट प्रॉब्लम है, तो हमें इसका पोटेंशियल है वो भी एक बाउंड स्टेट पोटेंशियल ही लेना पड़ेगा, ठीक है, इसकी सिंपलिसिटी के लिए। तो हमने क्या ले लिया, स्क्वायर वेल पोटेंशियल ले लिया। यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, पोटेंशियल इस रीजन के अंदर है। ये क्या डेप्थ ऑफ पोटेंशियल, यानी ये बता रहा है इस हाइट तक इसका पोटेंशियल है। और ये क्या है आर, इसकी रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की रेडियस है। यहाँ मैंने लिखा है रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या बता रहा है, डेप्थ ऑफ पोटेंशियल। अब आर लेस देन आर के लिए, यानी इस वाले रीजन के लिए पोटेंशियल कितना है, वी नॉट है, ठीक है। और ऊपर पोटेंशियल क्या है, 0 है। यानी आर ग्रेटर देन आर के लिए अगर रेडियस इससे ज्यादा हो जाए तो पोटेंशियल हमारा क्या है, 0 है। तो इस चक्कर में हमने क्या बताया कि इसके अंदर न्यूट्रॉन के अंदर ऑलवेज कौन सा पोटेंशियल यूज में आता है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, वो हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो हमने ये क्या बताया कि पोटेंशियल किस फॉर्मेट में होता है, इसका स्क्वायर वेल पोटेंशियल होता है, ठीक है। अगर इसका जो एनर्जी है वो वी नोट से ज्यादा हो जाए तो ये बाउंड स्टेट में नहीं रहेगा, ये एक्साइटेड स्टेट में ऊपर चला जाएगा। अगर, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब इसकी एनर्जी इससे कम है वी नोट से, तो ये न्यूट्रॉन इसके अंदर लाई करेगा इस बाउंड स्टेट के अंदर, और ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, इसके अंदर बाउंड हो जाएगा। तो अभी हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल भी हम बाउंड स्टेट वाला ही लेंगे, ठीक है। तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो ये क्या करेगा, अब ऊपर चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, इसकी एनर्जी, तो ये और ज्यादा बाउंड स्टेट नहीं रहेगा ये फिर, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो पॉइंट देखते हैं, फॉर ग्राउंड स्टेट यानी L इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू 0 को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट के लिए जो इसकी जो पोटेंशियल है वी नोट वो कितना होता है 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब और जब ये एक्साइटेड स्टेट में होता है फॉर L इक्वल्स टू 1 एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट की इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा होता है, कितना होता है 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, इसका मतलब न्यूट्रॉन जो है वो नो लॉन्गर बाउंड स्टेट में नहीं रहेगा, मतलब नो लॉन्गर इन द बाउंड स्टेट, ये फिर बाउंड स्टेट में नहीं रहेगा, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। क्योंकि न्यूट्रॉन एक बाउंड स्टेट प्रॉब्लम है, इसको बाउंड स्टेट में ही रहना है, तो ये क्या करेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन की जो एक्साइटेड स्टेट है वो पॉसिबल नहीं होती है। अगर इसकी एनर्जी इतनी हो जाती है, ठीक है, तो
इसका मतलब ये इसकी बाउंड स्टेट है वो खत्म हो जाएगी कंप्लीटली और ये बाउंड स्टेट में नहीं रहेगा। और हम जानते हैं ड्यूट्रॉन बाउंड स्टेट में ही रहना पसंद करता है, बाउंड स्टेट प्रॉब्लम ही है वो, तो इसलिए हम बोल रहे हैं पॉसिबल नहीं होती है। ड्यूट्रॉन हमेशा बाउंड स्टेट में ही रहता है, यानी ग्राउंड स्टेट के अंदर ही रहता है, ठीक है। इसकी एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है। तो ये सब हमने क्या देख लिया, ड्यूट्रॉन के बारे में भी पढ़ लिया, ड्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ ली कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इसकी क्या होती है, इसकी फिर हमने क्वाड्रोपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने कुछ रीजंस दिए कि इसकी जो 3p1 स्टेट है वो पॉसिबल क्यों नहीं है, फिर हमने एक कंक्लूड किया कि इसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर ऐसी स्टेट तो है ही है, इसके साथ में इसकी क्या है, एक डी स्टेट और भी पाई जाती है। डी स्टेट हमने कैसे चेक करी है, ये हमने इसकी पैरिटी कंजर्वेशन से देखी है, इसके टोटल वेव फंक्शन की पैरिटी को कंजर्व करके हमने देखा है कि इसका जो टोटल वेव फंक्शन है ड्यूट्रॉन का वो क्या आ रहा है, एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन आ रहा है। इसलिए हमने कुछ कंक्लूजन्स इसके दिए और कुछ रीजंस दिए कि वाई 3p1 स्टेट इज नॉट पॉसिबल इन द ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। फिर हमने बताया इसकी पोटेंशियल है, इसका जो पोटेंशियल है वो किस टाइप का होता है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल होता है। स्क्वायर वेल पोटेंशियल क्यों होता है, क्योंकि ड्यूट्रॉन इटसेल्फ इज अ बाउंड स्टेट प्रॉब्लम, तो हमें वेव फंक्शन भी इसका इसका जो पोटेंशियल है वो भी एक बाउंड स्टेट पोटेंशियल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये पोटेंशियल लिया है और यहाँ पे हमने बताया कि इसके ग्राउंड स्टेट के लिए इसके जो पोटेंशियल है वो लगभग 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अगर इससे ज्यादा पोटेंशियल हो जाता है, इससे ज्यादा एनर्जी इसकी अगर हो जाती है तो ये क्या करता है, अपर स्टेट में लाया रहेगा, यानी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये और ज्यादा बाउंड स्टेट में नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इसकी बाउंड स्टेट है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हम बोल सकते हैं ड्यूट्रॉन हमेशा बाउंड स्टेट में ही लाया करता है, इसकी कोई भी एक्साइटेड स्टेट्स नहीं होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज देख ली। तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है आपके लिए, तो एक और पार्ट लेंगे हम इसका, जिसमें हम इसकी आज तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो ऐसे करके हमारा जो ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम है वो चैप्टर वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम इसका रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट देखेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स का, और फिर हम स्टार्ट करेंगे गेट के PYQs। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।